आज का हमारा टॉपिक है डीसी पावर सप्लाई। डीसी पावर सप्लाई की ज़रूरत क्यों है, थोड़ा सा उस पर पहले बात कर लेते हैं और फिर बात करेंगे कि डीसी पावर सप्लाई होती क्या है और इसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से किया जाए। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो पावर है वो दो प्रकार की है, या करंट है वो दो प्रकार की है। एक तो है एसी और दूसरा है डीसी। एसी यानी कि आपका अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, और दूसरा है डीसी यानी डायरेक्ट करंट, है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो एसी होता है उसमें जो करंट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। कभी वो पॉजिटिव होती है, कभी वो नेगेटिव होती है, फिर वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, यानी कि ऐसा वो एक सेकंड में 50 टाइम्स करेगी तो 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन डीसी के केस में ऐसा नहीं है। डीसी के केस में ये है कि आप टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो करंट क्या रहती है? कांस्टेंट। तो डीसी पावर सप्लाई में करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। एसी पावर सप्लाई में जो एसी करंट है उसमें करंट की वैल्यू जो है एक सेकंड में 50 बार पॉजिटिव और नेगेटिव होगी। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपका जो एसी पावर जो आती है हमारे घरों में, और वो जहाँ से भी ट्रांसमिट होती है, यानी हमारे घरों में जो एसी पावर आ रही है वो किसी पावर स्टेशन से ट्रांसफ़र हो रही है वाया दिस केबल, जो केबल आ रही है ट्रांसमिशन लाइन, उसके थ्रू। क्योंकि एसी को जो है ट्रांसमिट करना इजी है। डीसी के केस में ऐसा नहीं है। एसी जो है वो इजीली ट्रांसमिट हो जाती है। इसलिए जहाँ पर भी पावर स्टेशन होता है वहाँ पर जो करंट का जो प्रोडक्शन होता है वो एसी के फॉर्म में होता है। वो एक दूसरा फैक्टर है कि जब हमें एसी को ट्रांसमिट करना है तो हमें वोल्टेज को बहुत हाई रखना होता है, करंट को लो रखना होता है, और ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं। जब वो घरों में आ जाती है तो हमारा वोल्टेज लो हो जाता है, करंट हाई हो जाता है। वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है, हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारा जो बेसिक जो टॉपिक है वो ये है कि हम डीसी पावर सप्लाई की स्टडी करेंगे, यानी हमें डीसी किस प्रकार से मिले। तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारे घरों में जो लाइट आ रही है वो है एसी, जिसकी वैल्यू है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। यही अगर यूएसए में हो तो इसकी वैल्यू जाएगी 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। और ये हमारे यहाँ जो एक कल्चर चला आ रहा है बहुत समय से कि हमारे यहाँ वोल्टेज का लेवल जो हम 220 वोल्ट रखते हैं, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रखते हैं, इसका जो इसके अगर बैकग्राउंड में जाए तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स ने जो है वो यहाँ पर राज किया है। तो ब्रिटिश यूके में आज भी यही ट्रेंड है, वहाँ पर 220 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होती है। तो आगे चले। अब हमें एसी को डीसी में बदलने की क्यों ज़रूरत है, वो भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। क्योंकि जो हमारे जो अधिकतर जो अप्लाइंसेज है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज, वो जैसे छोटे अप्लाइंसेज की बात करें, फॉर सपोज आपका लैपटॉप है वो डीसी पे ऑपरेट होता है। लैपटॉप में एक डीसी बैटरी है। आपका मोबाइल जो है वो डीसी से ऑपरेट होता है। या आपका कोई ट्रांसमीटर है, रिकॉर्डर है, या जितने भी आईसीज हैं जिसके अंदर हम जो करंट यूज़ लेते हैं वो डीसी 5 वोल्ट की जो है सप्लाई, हम डीसी सप्लाई से हम उसको कनेक्ट करते हैं 5 वोल्ट या जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है। लेकिन कम वोल्टेज की ज़रूरत होती है और डीसी वोल्टेज की ज़रूरत होती है, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, जो है डीसी का यूज़ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि एसी को ट्रांसमिट करना इजी है, लेकिन घरों में अधिकतर इंस्ट्रूमेंट जो है वो डीसी में जो है ऑपरेट होते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी हैं जो कि सीधा एसी से चलता है, जैसे मान लो आपका इंडक्शन है, हीटर है, मान लीजिए कोई और इंस्ट्रूमेंट है जो थोड़ा जो पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है, एसी है। तो ये इन सब में जो है एसी की ज़रूरत रिक्वायरमेंट होती है। एसी यानी कि आपका एयर कंडीशनर। तो इसमें एसी करंट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जहाँ पर डीसी की रिक्वायरमेंट होती है हम वहाँ पर डीसी यूज़ लेते हैं। अब डीसी पावर सप्लाई को प्राप्त करने के कई तरीके हैं। उनमें जैसे कि आपका जो सबसे पहला तरीका है, एक तो जैसे कि आप फोटो सेल के थ्रू या सोलर सेल के थ्रू आप जो है डीसी प्राप्त कर सकते हैं, या आप केमिकल रिएक्शन के थ्रू डीसी प्राप्त कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन में आपने देखा होगा कि जो आपका लेक्लांच सेल वगैरह है, ये सब क्या करते हैं, डीसी जो है कम वोल्टेज की डीसी देंगे, लेकिन वो डीसी वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप जो आपका 1.5 वोल्ट का जो सेल आता है या 9 वोल्ट का जो सेल आता है, वो भी डीसी जो है आपको प्रोवाइड करता है।
लेकिन इन सब में जो है एक प्रॉब्लम है। जैसे कि मान लीजिए आप 1.5 वोल्ट का सेल यूज लेते हैं। 1.5 वोल्ट का जो सेल है वो बेसिकली क्या है, थोड़े समय बाद में वो डिस्चार्ज हो जाएगा, तो फिर हमें नया लगाना पड़ेगा। तो उसका एक ऑल्टरनेट है कि हम लिथियम आयन बैटरी यूज लें जो कि रिचार्जेबल है ना। या फिर एक दूसरा तरीका जो हो सकता है जिसको कि हम आज पढ़ेंगे, वो है डीसी पावर सप्लाई। हम एक ऐसी पावर सप्लाई डिज़ाइन करें जिसके अंदर हम एसी इनपुट दे रहे हैं, जो कि इजीली अवेलेबल हमारे घरों में एसी इनपुट दे रहे हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट वो मिल रहा है डीसी के फॉर्म में। तो एक पावर सप्लाई यूनिट जो होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो डिफरेंट पावर सप्लाई यूनिट्स हैं ये क्या करती है, इसके इनपुट में हम देते हैं एसी और इसका आउटपुट हमें मिलता है डीसी। तो ये कैसे होता है वो हमारा जो है समझने का टॉपिक है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया कि भी जो इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट्स है उसमें हमें जो है डीसी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर जो बैटरी है वो आपका डीसी वोल्टेज सोर्स की तरह काम करता है। जो आपके मोबाइल फ़ोन्स है, आईपोड्स हैं, लैपटॉप है, ये सारे डीसी पर काम करते हैं। और कुछ नॉन पोर्टेबल इक्विपमेंट होते हैं जिसको कि कम पावर की ज़रूरत होती है लेकिन वो एसी पे ही चलते हैं, तो वो जो है हमारे सीधा एसी से ऑपरेट होते हैं। लेकिन कुछ डीसी से भी ऑपरेट होते हैं तो हमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है डीसी में कन्वर्ट करने की। तो ये चीज़ हम यहाँ से समझ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि पावर सप्लाई जो है हमारी वो कितने प्रकार की है। तो पोर्टेबल बैटरी, नॉन पोर्टेबल बैटरी, पावर सप्लाई में यानी कि हम बात कर रहे हैं डीसी पावर सप्लाई की। तो जैसा अभी बताया मैंने आपको, पोर्टेबल बैटरी का मतलब वजह 1.5 वोल्ट का सेल हो गया, प्राइमरी बैटरी। या फिर सेकेंडरी बैटरी की बात करें, रिचार्जेबल बैटरीज की बात करें, ये सारा जो है ये यूज एंड थ्रो वाले मतलब एक तरह से है, मतलब इसको ज़्यादा लंबे समय तक आप नहीं चला पाएंगे। और प्राइम जैसे कि मान लीजिए आप 9 वोल्ट का सेल यूज़ ले रहे हैं, तो एक बार यूज़ लिया, ख़त्म हो गया उसका वोल्टेज, और फिर आपने उसको फेंक दिया। लेकिन नॉन पोर्टेबल में क्या है, ये एसी को डीसी में बदलता है। यानी कि हमारे घर में एसी तो आ ही रही है, हमने क्या किया, सीधा स्विच जोड़ा, जैसे लैपटॉप को मैंने चार्जर को सीधा जोड़ा और लैपटॉप चार्ज होने लग गया, क्योंकि उसने क्या किया, इस एसी को जो है उसको डीसी में बदल दिया। तो ये काम होता कैसे है कि एसी जो है हमारी डीसी में कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है या कौन सा सर्किट हमें जो चाहिए, वो कहलाता है आपका पावर सप्लाई। बेसिकली एक पावर सप्लाई क्या है, जिसका इनपुट एसी है और इसका आउटपुट जितना भी हम डिफरेंट वोल्टेज चाहते हैं उतना आउटपुट आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम की बात कर लेते हैं कि एक ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या चीज़ें लगाएं कि वो हमें आउटपुट डीसी दे दें। तो ये आपके सामने एक ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ इसका जो इनपुट है वो क्या है, 220 या 230 वोल्ट, 240, ये हम अगर आरएमएस की बात करें या पीक वैल्यू की बात करें तो ये उस फॉर्म में आप अलग अलग फॉर्म में इसको देख पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इनपुट लगाते हैं ट्रांसफार्मर पर, और ट्रांसफार्मर का जो इनपुट होगा वो होगा एसी। तो ट्रांसफार्मर का आउटपुट क्या होता है, अधिकतर बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी को डीसी बदलता है। ऐसा नहीं है। ट्रांसफार्मर एसी को एसी में ही रखता है, लेकिन ट्रांसफार्मर दो काम करता है, या तो वो एसी वोल्टेज को बढ़ा देगा या वो घटा देगा। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन दो प्रकार का ट्रांसफार्मर होते हैं। तो ट्रांसफार्मर का मान लीजिए आउटपुट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक रेगुलेटेड, मान लीजिए 5 वोल्ट की डीसी रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई बनानी है मुझे, तो मुझे यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा जिसका आउटपुट जो क्या होगा, कम होगा। फिर इसको हम एक रेक्टिफायर सर्किट से पास करते हैं। हम इन सारे ब्लॉक्स को अलग 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 पढ़ेंगे। ये क्या कीजिए, रेक्टिफायर से पास करने पर रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर जो है पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है इसको। पल्सेटिंग डीसी यानी कि एक एसी के अंदर फ्लक्चुएशन जो होता है या वेरिएशन जो होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन एक रेक्टिफायर का जो आउटपुट होगा वो हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यानी कि वो यूनिडायरेक्शनल होगा, बाई डायरेक्शनल नहीं होगा। फिर इस रेक्टिफायर के आउटपुट में जो भी हमें पल्सेटिंग डीसी मिल रही है उसमें जो रिपल्स आ रहे हैं उसको हटाने के लिए हम एक फिल्टर सर्किट यूज करते हैं, जिसको स्मूथिंग सर्किट भी कहते हैं। और फिल्टर सर्किट का जो आउटपुट होता है वो लगभग कांस्टेंट होता है या लगभग डीसी करंट के फॉर्म में हमें मिलता है।
लेकिन कई बार क्या होता है कि इनपुट में फ्लक्चुएशंस के कारण यहाँ पर जो डीसी करंट मिल रही है उसमें फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए हम रेगुलेटर यूज लेते हैं। रेगुलेटर डिफरेंट रेगुलेटर हम यूज ले सकते हैं, कहीं पर हम जीना डायोड एज रेगुलेटर यूज ले सकते हैं, कहीं पर हम एफटीज या आईसीस टेक्नोलॉजी को यूज लेते हुए भी हम रेगुलेटर सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है। तो यहाँ आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 5 वोल्ट का डीसी। रेगुलेटेड इसलिए क्योंकि हमने एक स्टेबलाइज्ड आउटपुट प्राप्त किया है, जो कि आप इनपुट में कितना ही वेरिएशन करो आउटपुट हमेशा आपको 5 वोल्ट का ही मिलेगा। तो ये एक सर्किट आपको दिख रहा है। एसी लाइन से मान लीजिए 220 वोल्ट यहाँ आ रहा है, तो एसी लाइन फिल्टर सबसे पहले हम लगाते हैं। ये ब्लॉक जो दिख रहा है आपको, ब्लॉक ये बेसिकली है आपका डीसी पावर सप्लाई। लेकिन उससे पहले हम एक एसी लाइन फिल्टर लगाते हैं। वो क्या करता है कि मान लीजिए एसी लाइन के अंदर कोई नॉइज आ रही है, नॉइज यानी कि अनवांटेड एसी सिग्नल आ रहे हैं जो कि लो फ्रीक्वेंसी के हैं, तो वो उनको ये क्या करता है, ये एक्चुअली लो पास फिल्टर है जो कि उसको हटा देता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है एसी लाइन जो है ये लो पास फिल्टर है। यहाँ इनपुट में आप 220 वोल्ट लगाओगे तो आउटपुट में आपको 220 वोल्ट ही मिलेगा, लेकिन उसमें जो एक्स्ट्रा सिग्नल है वो उसको ग्राउंड कर देगा, हटा देगा। तो आगे बात करें, जैसे कि ट्रांसफर आपने देख लिया, रेक्टिफायर देख लिया आपने, फिल्टर की बात कर ली, रेगुलेटर की बात कर ली, और लास्ट में हम एक लोड जो है वो लगाते हैं जिस पर कि हमें ये लोड यानी कि मान लीजिए आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, या कोई बल्ब है, पंखा है, कुछ भी है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको कि हमें ऑपरेट करना है इस डीसी से। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम चलते हैं कि आपका जो ट्रांसफार्मर है इसके इनपुट में लगाया मैंने एसी सिग्नल। देखो इसका पीक पीक टू पीक वोल्टेज ज़्यादा है, लेकिन इसका आउटपुट जो होगा वो है स्टेप, अगर ये स्टेप डाउन है तो इसका पीक वोल्टेज कम हो गया। आप देख सकते हैं इसके कंपैरिजन में इसका पीक वोल्टेज कम है। तो एक ट्रांसफार्मर जो है वो क्या करता है, स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन करता है, तो ये इनपुट वोल्टेज को डाउन या अप करता है ना। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांसफार्मर जो है जिसका कि इनपुट जो मैं अगले स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ, ये ट्रांसफार्मर है। अगर इसके नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल के और सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल होंगे तो आउटपुट वोल्टेज में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं, इस इक्वेशन से वीपी अपॉन वीएस इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस। यानी कि एनएस अगर ज़्यादा होगा, अगर एनएस ज़्यादा होगा, कहने का मतलब सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो आउटपुट आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, कम। तो अगर मुझे स्टेप डाउन चाहिए तो मैं यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम रखूंगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा कम। तो यहाँ पर अगर मैं हाई वोल्टेज एसी दे रहा हूँ इनपुट में तो यहाँ आउटपुट में मुझे लो वोल्टेज एसी मिलेगा। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के ट्रांसफार्मर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद में अगला स्टेप होता है हमारा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, देखिए ये हमने लगाया वो स्मॉल एसी सिग्नल जिसकी कि हम अभी बात कर रहे थे, ट्रांसफार्मर के आउटपुट मिलेगा, इसको हम रेक्टिफायर के इनपुट में लगाएंगे। और रेक्टिफायर का आउटपुट जो होगा आप देखिए यहाँ से, ये क्या है, आपको एक पल्सेटिंग डीसी की फॉर्म में मिलेगा। पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी का मतलब क्या हुआ कि आउटपुट में जो वेरिएशन है इनपुट के रेस्पेक्ट में वेरिएशन जो है वैसे नहीं है। जैसे देखो यहाँ पॉजिटिव वेरिएशन है, नेगेटिव वेरिएशन, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन आउटपुट में सिर्फ पॉजिटिव। क्योंकि रेक्टिफायर एक ऐसे सर्किट होते हैं जो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यानी केवल एक ही डायरेक्शन में ऑपरेट होते हैं। अभी हम इसको समझ लेंगे, इसी को हमें अच्छे से समझना है कि रेक्टिफायर क्या करता है और फिल्टर क्या करता है। ये मेन इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो इसको हम समझेंगे। तो ये है आपका एक हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर कैसे काम करता है इसको मैं एक वीडियो से आपको समझा दूंगा अभी। तो एक डायोड जो है बेसिकली एक पीएन जंक्शन डायोड, ये है इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक रेक्टिफायर का। इसका इनपुट अगर अगर ये डायोड फॉरवर्ड वाइज में है तो ही ये ऑपरेट करता है, तो इसका आउटपुट आपको मिलेगा, है ना। तो ये मान लीजिए हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर में सिंगल डायोड यूज लिया हुआ है। इसके इनपुट पर जब पॉजिटिव सिग्नल आएगा तो आउटपुट आपको मिलेगा इस फॉर्म में। जब जब इसके इनपुट पर पॉजिटिव आएगा आउटपुट मिलेगा, और नेगेटिव पीक के करस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको देखो मिसिंग है, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये केवल पॉजिटिव पीक के द्वारा ही, या यूं कहें कि ये केवल फॉरवर्ड वाइज में काम करता है। अब ये काम कैसे करता है तो वो मैं आपको एक वीडियो से समझा देता हूँ। तो इसको समझने के लिए हम इसको इसका जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं, इसका बेसिक
जो है स्ट्रक्चर क्या है। एक सिलिकॉन एटम जो है वो बेसिकली सेमीकंडक्टर कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो फोर्थ ग्रुप के अंदर आते हैं सिलिकॉन। तो एक सिलिकॉन जो है उसमें आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 4। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बेसिकली क्या है कि स्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी भी एटम का आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो उस शेल को अगर वो इलेक्ट्रॉन उस शेल में इस प्रकार से है कि वो या तो पूरा भरा हुआ हो या फिर वो हाफ फिल हो, तब वो स्टेबल होता है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से पेयर बना लेता है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन है और इसकी जो वैलेंसी है जैसे कि 2 8 18, तो यहाँ पर वैसे 9 होता तो ये रहता स्टेबल, या 18 होता तो स्टेबल होता, क्योंकि ये 4 है तो इसमें ये चारों एक तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर ये एक दूसरे से जो है आस पड़ोस वाले जो सिलिकॉन एटम्स है उनसे क्या बना देगा, कोवेलेंट बॉन्ड। यानी इसका इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड। इसी प्रकार से सारे इलेक्ट्रॉन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। यानी कि अगर एक प्योर सिलिकॉन एटम की बात करें तो वो होता क्या है, इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। अब एक सिलिकॉन की कंडक्टिविटी अगर मुझे बढ़ानी है तो मैं क्या करूं, मैं इम्प्योरिटी ऐड करता हूं। तो ये देखिए एंटीमनी यानी स्टर्बियम, स्टर्बियम जो है एक ऐसा एटम है जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 5। अब इसको मैं ऐड करता हूँ किसके अंदर, सिलिकॉन के अंदर, तो क्या होगा वो देखते हैं। तो जब मैं इसको सिलिकॉन के अंदर ऐड करूंगा तो इसके अंदर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, किसमें, स्टर्बियम में, क्योंकि फिफ्थ इम्प्योरिटी का है, फिफ्थ ग्रुप का है। तो इसमें आप देख पाएंगे कि जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो तो बना रहे हैं इसके अंदर क्या, बॉन्ड, लेकिन ये जो एक जिसको गोले में आप देख पा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो रह गया है ये कंडक्टिविटी में योगदान देगा। यानी कि जब आप इस इम्प्योरिटी को मिला देते हैं तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ये क्या कहलाएगा, आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब मुझे अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करना है तो मैं क्या करूंगा, थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी को इसमें ऐड करूंगा सिलिकॉन के अंदर। तो आप इसमें देखेंगे थर्ड ग्रुप यानी कि इसमें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इस 3 इलेक्ट्रॉन को जब मैं, यानी इस बोरोन एटम को जब मैं सिलिकॉन के साथ में ऐड करूंगा तो क्या होगा, क्योंकि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 3 है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर रहेगा। ये आपका जो एक दिख रहा होगा ये ये वैकेंसी है, वैकेंसी यानी कि जिसको हम होल कहते हैं बेसिकली। जब ये होल इससे मिलेगा तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी। यानी कि जब बोरोन आप बोरोन जब आप मिला लेते हैं सिलिकॉन के अंदर तो बेसिकली यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन वो अनपेयर रह गया, तो वहाँ पर एक उसको पेयर के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो उसको हम कहेंगे वहाँ पर एक वैकेंसी है, उस वैकेंसी को होल कहते हैं बेसिकली। तो ये जो टाइप का मटेरियल है इसको हम पी टाइप कहते हैं। अब क्या होगा, अगर मैं एन टाइप और पी टाइप मटेरियल को मिला दूं तो ये हमारा कहलाएगा पीएन जंक्शन, या पीएन जंक्शन जब आप टर्मिनल निकालोगे तो ये कहलाएगा आपका पीएन जंक्शन डायोड को समझते हैं। एन टाइप और पी टाइप को हमने मिलाया, तो जब उसको मिलाएंगे तो पीएन जंक्शन आपको मिलेगा। इस पीएन जंक्शन का ये जो रीजन है आपको दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन, है ना। तो इस डिप्लीशन रीजन में क्या होगा, जो पी टाइप मटेरियल है ना, उस पी टाइप मटेरियल में यहाँ पर जो है आयंस मिलेंगे नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आयन। ये नेगेटिव पॉजिटिव आयन क्यों मिलेंगे, क्योंकि इस दोनों रीजन के इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में रिकम्बाइन हो जाएंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो यहाँ फर्दर कोई फ्री चार्ज नहीं है, तो ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन और यहाँ के होल्स को यहाँ आपस में आने जाने नहीं देगा। तो इसलिए ये एक तरह से फॉरबिडन एनर्जी गैप का काम करेगा, ठीक है। अब इस एनर्जी बैंड गैप को या इस इस बैरियर को अगर क्रॉस करना है इन इलेक्ट्रॉन्स को या इन होल्स को, तो हम इसको हमेशा कैसे जोड़ेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जब भी हम किसी पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जोड़ेंगे तो ये जो लेयर है ये इसकी थिकनेस क्या हो जाती है, कम। इसकी थिकनेस जब कम हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब इसको रिवर्स डायरेक्शन में हम जोड़ते हैं तो उस केस में क्या होगा, ये जो थिकनेस है इसकी ये है ये बढ़ जाएगी,
ठीक है। रिवर्स बायस में जोड़ने पर इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, थिकनेस बढ़ जाएगी। तो अब जो वोल्टेज आप लगा रहे थे फॉरवर्ड बायस के लिए, वो वोल्टेज लगाने पर आपको करंट नहीं मिलेगी, क्योंकि थिकनेस इतनी बढ़ गई, यानी दीवार बढ़ गई एक तरह से आप कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो में दिक्कत आएगी। तो यही कारण है कि जो डायोड है आपका वो केवल यूनिडायरेक्शनल है, वो केवल फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में काम नहीं करता है। आगे चलते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को हमें यूज लेना है रेक्टिफायर सर्किट के अंदर। हमने एक 4 डायोड को मिला के क्या बनाया है, एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है। आप यहाँ से देखिए, ये जो डायोड है ये बेसिकली 4 डायोड से मिला के हमने एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है। इस डायोड को जब आप देखेंगे तो ये जो ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप दिख रही है मोटी सी, ये है पी टर्मिनल, और ये पतली स्ट्रिप जो है ये है एन टर्मिनल। तो आप समझ लीजिए कि इसका ओरिएंटेशन किस प्रकार से, ये पी हो गया, ये एन हो गया। तो जब करंट फ्लो करेगी यहाँ से, जब करंट फ्लो करेगी और उसका पॉजिटिव भी आएगा, जब मैं इस वीडियो को चलाऊंगा तो आप यहाँ से देखेंगे कि इनपुट पॉजिटिव और फिर नेगेटिव दोनों प्रकार का आएगा, और यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा लोड पर। लोड कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से मैं एक बार चला के दिखाता हूँ। जब पॉजिटिव पीक आ रही है तो आप देखेंगे कि करंट यहाँ से फ्लो करेगी, क्योंकि ये फॉरवर्ड वाइज होगा, यहाँ नहीं जाएगी, ये रिवर्स वाइज, और करंट यहाँ से होते हुए यहाँ आएगी, और फिर यहाँ नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ तो ये इनपुट का सिरा है, ठीक है, इनपुट का भी वो वाला सिरा जो पॉजिटिव है, ठीक है। लोअर, ये हायर पोटेंशियल की तरफ नहीं जाएगी, लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगी। तो ये यहाँ से होते हुए इस डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि ये फॉरवर्ड वाइज हो गया, और ये यहाँ से होते हुए वापस इधर जाएगी, और इस तरह से करंट को एक पूरा पाथ आपको फ्लो कराने के लिए मिल जाएगा। और जब ये रिवर्स वाइज होगी, नेगेटिव पीक आएगी, तो ये दोनों काम नहीं करेंगे, ये दोनों काम करेंगे, और फिर आउटपुट मिलेगा इन दोनों डायोड के कारण। करंट की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी। आप देखिए, पॉजिटिव पीक आई, वो दोनों डायोड चल रहे थे, नेगेटिव पीक में ये दोनों डायोड काम कर रहे हैं, फिर अगली पॉजिटिव पीक में वो दोनों डायोड काम कर रहे हैं, ये वाले, और फिर जब नेगेटिव पीक आएगी तो ये दोनों डायोड काम कर रहे हैं। तो आउटपुट देखिए आप यहाँ से जो है, ये इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट है कि जब आपने इनपुट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लगाया है तो आउटपुट आपको केवल पॉजिटिव डायरेक्शन मिल रहा है। तो ये जिसको कि हम कह सकते हैं ये है पल्सेटिंग डीसी। डीसी इसलिए क्योंकि इसकी पोलैरिटी क्या है, एक ही डायरेक्शन में, और पल्सेटिंग इसलिए क्योंकि इसमें पल्स की फॉर्म में, यानी डीसी में वेरिएशन एक ही डायरेक्शन में वो है, इसको पल्सेटिंग डीसी कहेंगे। हमें ये वेरिएशन हटाना है, क्योंकि हमें एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए है डीसी की। तो वो कैसा होगा, तो वो भी हम समझ लेते हैं। इसके लिए हमें एक फिल्टर सर्किट की जरूरत पड़ेगी। फिल्टर सर्किट में बेसिकली कैपेसिटर और इंडक्टर का यूज लेते हुए हम सर्किट बनाते हैं। तो ये है आपका एक फिल्टर सर्किट, इसको समझिए। ये कैपेसिटर जो है ये फिल्टर सर्किट में कैसे काम करता है, कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब इसको आप चार्ज करोगे तो ये हमेशा डीसी से चार्ज होता है, एसी से नहीं होगा। एसी को तो ये पास कर लेगा, क्योंकि एसी के करस्पॉन्डिंग इसका रिएक्टेंस बहुत कम होता है, लेकिन डीसी की करस्पॉन्डिंग इसका रिएक्टेंस ज़्यादा होता है। ये करंट को अपनी एक इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एक प्लेट पर एक्यूमुलेट कर लेता है, स्टोर कर लेता है। तो इस कैपेसिटर का अगर मैं टाइम कांस्टेंट बढ़ा दूँ, टाइम कांस्टेंट यानी रेजिस्टेंस और इसका कैपेसिटेंस जो है सी, आर और सी का वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा समय लेगा चार्ज होने में, उतना ही ज़्यादा समय लेगा डिस्चार्ज होने में। तो ये प्रॉपर्टीज़ की हमें यूज़ लेनी है। तो आप यहाँ से देखेंगे ये हमारा इनपुट है पल्सेटिंग डीसी, और ये जो आ रहा है एनवलप, ये है आपका पल्सेटिंग, सॉरी ये है आपका डीसी। लगभग ये स्मूथ है, लेकिन इसको और स्मूथ भी किया जा सकता है। तो ये आपने जब इनपुट लगाया, इस पीक की बात करते हैं, तो जब पॉजिटिव आ रहा होगा तब कैपेसिटर क्या हो रहा होगा, चार्ज हो रहा होगा इस करंट पॉजिटिव के थ्रू। लेकिन जैसे ही नेगेटिव पीक यानी कि वोल्टेज कम होना शुरू होगा तो ये उल्टी डायरेक्शन में डिस्चार्ज होगा, ठीक है। जब ये उल्टी डायरेक्शन डिस्चार्ज होगा तो, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको इसका टाइम कॉन्स्टेंट ज़्यादा है, तो ये जब डिस्चार्ज होना शुरू करेगा इतने में ही नेक्स्ट पीक आ जाएगी और ये इसको फिर से चार्ज करेगा। ये चार्ज हो रहा है, जब ये वापस डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो ये वोल्टेज का लेवल कम होगा, और इतने ही समय में वापस तीसरी पीक आनी शुरू हो जाएगी, फिर ये चार्ज होगा, फिर ये डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। तो इस प्रकार से आपको जो है आउटपुट जो मिलेगा, यानी इसका जो एनवलप है वो लगभग डीसी है। ये एक एक ये जीरो लाइन है, इसके रेस्पेक्ट में एक कुछ लेवल पर ये आपको डीसी मिल रही है। इसको मैं अब चला के दिखाता हूँ। इसको आप ध्यान से देखिए कि जब पॉजिटिव, एक्चुअली यहाँ तो मैं इनपुट ये वाला लगा रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ पूरा ही पॉजिटिव नेगेटिव दिखेगा, लेकिन आप इसको समझिए कि ये जो ये वाली जब सिग्नल इसके अंदर आएगा तो आउटपुट किस प्रकार से वेरी होगा।
करंट की डायरेक्शन इन डायोड्स की वो भी आपको चेक करनी है। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन रजिस्टर के अक्रॉस देखिए, कभी वो हमेशा रहेगी तो इसी डायरेक्शन, क्योंकि मैंने कहा नहीं पॉजिटिव है। लेकिन ये जो दो अलग अलग कलर के मैंने जो तीर बनाए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी वो चार्ज हो रहा है फिर डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है। यहाँ आप देखेंगे ये दोनों डायोड है ना, कभी ये कंडक्ट करते कभी वो करते हैं, तो ये चीज़ है। अब मैं यहाँ पर एक जैसे फिल्टर लगा चुका हूँ, अब मैं यहाँ पर लोड लगाता हूँ, है ना, एक लोड, लोड यानी कि बल्ब लगा दिया सपोज, तो इस बल्ब को ये डीसी से हम ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट कांस्टेंट आपको मिलेगा, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आउटपुट किस प्रकार से आपको मिलेगा। तो अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो आपको फॉरवर्ड वाइज में करंट मिलेगा, और जब नेगेटिव भी आएगी तो नहीं मिलेगा, है ना। रिवर्स बाइस में आपको केवल, रिवर्स बाइस यानी कि जब नेगेटिव पिक आएगी तब वो डायोड ऑपरेट होगा जो कि ऑटोमेटिकली दूसरी डायरेक्शन में फॉरवर्ड बाइस होगा। तो हमने समझ लिया रेक्टिफायर क्या होता है, इसका आउटपुट क्या होगा। अगर हमारा रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर है तो आपका आउटपुट इस प्रकार से आपको मिलेगा, और इसको हम फिल्टर लगा के स्मूथ करते हैं। तो ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर, ये हम समझ ही चुके हैं। फुल वेव रेक्टिफायर 2 डायोड से भी बनता है, 4 डायोड से भी बनता है। लेकिन एक चीज़ और समझने की है कि जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर है वो कहाँ यूज़ आता है, और हाफ वेव रेक्टिफायर कहाँ यूज़ आता है, फुल वेव रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर। तो जहाँ पर पावर की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या यूज़ आएगा, वहाँ पर यूज़ आएगा आपका फुल वेव रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर। जहाँ पावर की वैल्यू कम होगी वहाँ पर यूज़ आएगा आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये आपका वर्किंग जो है हम समझ ही चुके हैं वीडियो से। ये भी हमने अभी समझ लिया है कि किस प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव करस्पॉन्डिंग करंट की डायरेक्शन चेंज होगी और आपको पहली पिक और दूसरी पिक किस प्रकार से मिलेगी। फिल्टर की बात कर रहे थे, आपका आउटपुट कुछ इस प्रकार से आपको एनवेलप के रूप में मिलेगा, और ये जीरो लाइन के रिस्पेक्ट में कुछ वोल्टेज मिल रहा है आपको, मान लीजिए 5 वोल्ट है तो ये इस तरह से आपको मिलेगा। फिर बात कर रहे थे हम कि हमें डिज़ाइन किस प्रकार से करना है इसको, है ना। तो एक तो इस प्रकार से डिज़ाइन करना है कि जो नॉइज़ है वो हट जाए, और दूसरा जो आपका जो हमें कितना स्मूथ चाहिए, यानी हमारा पर्पस क्या है उस डीसी का, वो एक फैक्टर रहता है। तो हमें किस प्रकार के कैपेसिटर और इंडक्टर को यूज़ लेना है वो हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि इनकी वैल्यू कितनी रखनी है, ताकि इनके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिले वो कैसा मिले, स्मूथ मिले। तो ये एक सर्किट मैंने आपको शो कर रखा है। ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर कौन सा, हाफ वेव रेक्टिफायर, फिल्टर कौन सा है आपका, कोई भी फिल्टर हो सकता है लेकिन इसका आउटपुट इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर हो सकते हैं। सिंपल सा कैपेसिटर फिल्टर हो सकता है, पाई सेक्शन फिल्टर हो सकता है, एलसी फिल्टर हो सकता है, पाई सेक्शन ही है बेसिकली जिसको एलसी फिल्टर भी कहते हैं, या आपका जो है आरसी फिल्टर हो सकता है, या एल सेक्शन फिल्टर भी हो सकता है जिसमें सी और एल जो है एल शेप में जोड़ता है। तो ये एक एग्जांपल जो है ट्रांसफार्मर, हाफ वेव रेक्टिफायर और सी फिल्टर लगा के आपको आउटपुट इस प्रकार से मिलेगा। और ये यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये जो है आपका कैपेसिटर इस डायोड के साथ जब आप जोड़ते हैं तो ये डिस्चार्ज होते हुए करंट या वोल्टेज, और ये चार्ज होते हुए फिर ये डिस्चार्ज फिर ये चार्ज, इस प्रकार से आपको ये मिलेगा। फिर हम जोड़ते हैं रेगुलेटर। रेगुलेटर क्या करता है, रेगुलेटर एक ऐसा सर्किट है जो कि आउटपुट में वोल्टेज के लेवल को मेंटेन रखता है, इररेस्पेक्टिव कि इनपुट पर क्या वेरिएशन आ रहे हैं। तो ये एक कंप्लीट आपको दिख रहा होगा कि ये आपका ट्रांसफार्मर इनपुट, ब्रिज रेक्टिफायर, कैपेसिटर फिल्टर, एक आईसी रेगुलेटर, और इसका एक आउटपुट मिलेगा कांस्टेंट वैल्यू। तो ये हमारा एसी एसी को हमने डीसी में बदल दिया है, रेगुलेटेड डीसी में। तो ये आपकी पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई हो गई। रेगुलेटर का मैंने बता ही दिया आपको किस प्रकार से करना है, ये सारा हम चेक कर चुके हैं किस प्रकार से जो है ये वर्क करता है। रिपल क्या चीज़ होती है, रिपल, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। रिपल्स, तो जो आउटपुट में ये जो चीज़ें आ रही थी इसको हम वैसे तो कहेंगे ये पल्सेटिंग डीसी है, लेकिन
जैसे कि मैं इसको आपको समझा दूँ, एक वापस थोड़ा पीछे चलते हैं। ये जो चीज़ है, ये स्मूथ नहीं है ना एग्ज़ैक्टली, आइडियल केस में तो ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये कुछ-कुछ ऐसा है ना? इसका वेरिएशन थोड़ा-सा वोल्टेज वेरिएशन है, ये रिपल्स है। इन रिपल्स को एक अगर कोई फ़िल्टर सर्किट जितना अच्छे से हटा पाए, वो उतना ही अच्छा फ़िल्टर कहलाता है। ठीक है? ये आपका कंप्लीट सर्किट हो गया पावर सप्लाई का। इन समरी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि हमारा जो है जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एसी पर ऑपरेट नहीं होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट डीसी में भी ऑपरेट होते हैं, तो हमें पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। और एक परफेक्ट जो है डीसी पावर सप्लाई वो होती है जो कि आउटपुट में डीसी को मेंटेन रखें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इनपुट। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये हमारी डीसी पावर सप्लाई